हमारा आज का टॉपिक है रिफ्रैक्शन में क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। तो आपको सपोज करिए ये कोई रिफ्रैक्टेड अपवर्तक पृष्ठ है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड मीन्स अपवर्तक पृष्ठ है। ये सपोज करिए सरफेस है, इस पे ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया। इसको हम मीडियम 1 रेयर लेके चल रहे हैं और ये मीडियम 2 हमारा डेंस है। मतलब इसको हमने विरल लिया है और इसको हमने डेंस यानी सघन लिया है। ये इंसिडेंट लाइट है, आपतित किरण। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर में जान गए होंगे, व्हेन लाइट ट्रेवल्ड डेंस टू रेयर मीडियम देन इट अवे फ्रॉम नॉर्मल। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर होती है। सब ये आपने पढ़ा है। अब जरा यहाँ पर आप एक चीज़ और देखिए कि अगर ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, अगर ये एंगल आई और बड़ा हो जाता, ठीक है, इंक्रीज कर जाता, तो ये और ज़्यादा नॉर्मल से अवे होती, अभिलंब से और दूर जाती ना। तो इसी तरीके से जब इस कंडीशन को समझिए, ये फाइनल फिगर है जो आप बनाएंगे, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। अब मान लीजिए ये आई की वैल्यू इससे भी ज़्यादा हो गई। आई की वैल्यू, सॉरी आई यहाँ होगा, आई की वैल्यू इससे भी ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ये और बेंड करेगी और अभिलंब से दूर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो सपोज करिए इस एंगल आई पर ये बिल्कुल इस तरीके से मीडियम में आ गई। किस तरीके से कि ये जो आर था, एंगल आर, ये आपका हो गया 90 डिग्री। देन दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। अब ये आपतन कोण क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। समझ रहे हो? मतलब सिंपल सा फिनोमिना है कि आई की वैल्यू और आर की वैल्यू को देखिए, रेस कहाँ जा रही हैं, डेंस से रेयर में। तो जाहिर बात है आई जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इंक्रीज करेगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, अपवर्तित किरण है, ये नॉर्मल से अभिलंब से दूर होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये दूर होते होते बिल्कुल इसी सरफेस पर आ जाएगी, इसी सतह पे आ जाएगी। उस समय ये आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो जिस कंडीशन में ये आर 90 डिग्री हुआ है, उस कंडीशन में जो इंसिडेंट एंगल है, आपतित कोण है, वो क्रांतिक कोण कहलाता है। इज इट क्लियर? मैं डेफिनेशन भेज दूंगा, आप इसको इस तरह समझिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम, इन डेंसर मीडियम, ठीक, ये रेयर है और ये डेंसर मीडियम है, फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इन रेयर मीडियम, ठीक। देन दिस इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। फिर से सुन लीजिए, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन डेंसर मीडियम फॉर विच angle of refraction is 90 degree in rare medium,
देन इंसिडेंट एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री 90 डिग्री का होता है तो वह आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। इज इट क्लियर? अब एक मैथमेटिकली समझिए, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। आपने स्नेल का नियम पढ़ा है, n इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, बेसिक रूल। इस रूल को यहाँ पर पुटअप कर रहे हैं तो लाइट कहाँ जा रही है? सेकंड से फर्स्ट में जा रही ना, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? स्नेल के नियम से साइन आई अपॉन साइन आर, तो 2n1। ठीक है, अब देखिए साइन आई का मान यहां पर कितना हो रहा है? सिंपली साइन आई अब हो गया क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण C, अभी आपने देखा। ठीक, और R कितना हो गया इस कंडीशन में? 90 डिग्री। 2n1 इज इक्वल टू साइन C अपॉन 1, क्योंकि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी? 1। तो हमारे पास क्या आ गया? 2ni इज इक्वल टू साइन C, या अगर हम 1 है ये, अगर हम इसको 1 को आगे लाएं इस तरीके से लिखें यानी रिवर्स कर दें तो इधर भी उल्टा हो जाएगा 1 अपॉन साइन C। ये आपका था क्रिटिकल एंगल क्रांतिक कोण। इज इट क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा फिनोमेना है, आई की वो वैल्यू जिसमें R 90 डिग्री हो जाए, पर कंडीशन शर्त है कि ये तभी हो पाएगा जब लाइट रे ट्रेवल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। ये तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। ये रे डायग्राम बनाओगे और ये डेरिवेशन करोगे, न्यूमेरिकल इसके हम बताएंगे और डेफिनेशन भी हम भेज देंगे। बहुत से बच्चों के पास बुक नहीं है, हम भेज देंगे। अब इसी बात को बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। किस बात को? क्रांतिक कोण वाले बात को, क्रिटिकल एंगल वाले बात को। अब यहाँ पर आप पढ़ने जा रहे हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हो गया, अब रिफ्लेक्शन नहीं रहा, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या चीज़ है, इसको समझते हैं। देखो, अभी आपने मेरे साथ ही कंडीशन देखी थी क्रिटिकल एंगल वाली कि रे डायग्राम बहुत नीट और क्लीन बनाना चाहिए, पेंसिल लाइट एंड ब्राइट होनी चाहिए, लाइन को डबल दोहरा नहीं करना चाहिए और रे का डायरेक्शन ज़रूर दिखाया जाता है। तो अभी आपने ये पढ़ा था, ये कंडीशन पढ़ी थी डेंसर और रेयर में, ये आई इज इक्वल टू आपने C कहा था, उस समय R कितना हो गया था बच्चों? 90 डिग्री। ओके, क्लियर? अब आप जरा इस चीज़ को सोचिए कि अगर अब ये आई आपतन कोण इंसिडेंट एंगल C से भी बड़ा हो जाए तो ये और दूर भागेगी। C से भी बड़ा हो जाए, C पर तो यहाँ तक आई, अगर ये C से भी बड़ा हो जाए ग्रेटर देन C तो ये क्या होगी? और दूर हो जाएगी। यानी कि पढ़ रहे थे रिफ्रैक्शन और हो गया रिफ्लेक्शन, पढ़ रहे थे अपवर्तन हो गया परावर्तन। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ रहे हैं? कब? जब आई की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से भी ज़्यादा हो जाए तो लाइट उसी मीडियम में वापस बैक हो जाती है। ठीक, आप कह सकते हो व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट is increased further so that it becomes greater than critical angle
फॉर दिस लाइट रे रिफ्लेक्टेड टू द सेम मीडियम, मतलब कि यदि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से ज़्यादा हो जाए तो अपवर्तित किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। When angle of incident is increased further so that it becomes greater than critical angle for this light ray reflected on same medium, this is called total internal reflection. Okay? अब चाहे क्रिटिकल एंगल हो चाहे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो, इन दोनों की कंडीशन है, प्रतिबंध है, शर्त है, दशा है कि ये कब होंगे। नंबर 1 दोनों के लिए, इनके लिए भी, इनके लिए भी, क्रिटिकल एंगल के लिए भी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए भी। लाइट कहाँ जा रही हो, डेरर से यानी सघन से विरल में, तभी ये संभव है। तभी तो जब डेंस से रेयर में जाएगी तभी तो वो परपेंडिकुलर से अवे होगी, तभी तो ये मिलेगा हमें, दूर होगी तभी तो हमें मिलेगा। ठीक, और इसकी एक कंडीशन और बढ़ जाती है, इसकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, कि आई मस्ट ग्रेटर देन सी, एंगल आई मस्ट ग्रेटर देन एंगल सी। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा, ग्रेटर होना चाहिए, मतलब आपतन कोण क्रांतिक कोण से ज़्यादा होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब बहुत सारी फिजिकल फिनोमिना हैं, घटनाएं हैं प्रकृति में जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से होती हैं। देखिए कई सारी घटनाएं आपको इसी से मिलेंगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से। तो कुछ जैसे आपने डायमंड के बारे में कहा है, डायमंड क्या है, आप डायमंड को सुनते ही कि भाई बहुत स्पार्क कर रहा है डायमंड, ठीक, कंडीशन समझ ली ना तुम लोगों ने। स्पार्किंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना। देखो ये जो हीरा है जब नेचुरल कंडीशन में लाते हो तो नमक के ढेले जैसा रहता है बिल्कुल। इसको कटिंग करके, जिसको तराशना कहते हैं, जब तराशते हैं तो इसमें चमक आती है। होता क्या है, वहाँ भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही जिम्मेदार है। जैसे कि ये हीरा है, आपने कटिंग के करके मतलब तराश के इसके खूब सारे बना दिए वो। अब एयर और डायमंड, वायु और हीरे के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 24 के आसपास होती है। अब होता क्या है, इसमें लाइट किसी एक सरफेस से अंदर आ गई ठीक है, और अब वो इसके अंदर बार बार हर सरफेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कर रही, बाहर निकल ही नहीं रही है, बाहर निकल नहीं रही है। उसी के अंदर क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस सरफेस अंदर तो आ गई, यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्ट हुई, फिर यहाँ हुई, लेकिन बाहर नहीं जा रही है। अब आपको याद है जब आप हीरे को धूप में ऐसे ऐसे करके चमकाते हैं तभी उसमें चमक आती है ना। तो जब ये कंडीशन हो जाती है कि जो आई की वैल्यू है वो सी से कम हो जाए, आई की वैल्यू किससे कम हो जाए, सी से। तो अगर आई की वैल्यू सी से कम होगी तो लाइट जो है यहाँ था, यहाँ की बजाय क्या होगा, यहाँ चला आएगा, क्योंकि आई इज़ ग्रेटर देन सी पर ये मिल रहा था ना। तो जिस एंगल पर ये सी से कम होता है उन सरफेस से लाइट बाहर निकल जाती है। क्योंकि आई एक सरफेस से निकली कई सरफेस से, तो हमें वो ब्राइट चमकदार दिखाई देती है। इज इट क्लियर? इसको भी मैं भेज भी दूंगा नोट्स में, तब लिख लेना, पहले समझ लो दोनों को और फिर नोट्स बनाकर इसको प्रिपेयर करके भेजो बच्चों। ओके।